करते हैं शुरुआत। फ्राइडे को भी खराब था, इनफैक्ट थर्सडे ऑनवर्ड ही हैंडओवर काफी खराब आ रहा था, बट ओवर द वीकेंड और खराब ही हुए हैं और आज सुबह तो सबसे खराब दिन रहा है। सर चल क्या रहा है ये? दीप देखिए, सबसे पहली गिरावट, मेक नो मिस्टेक, देखिए लोगों को लग रहा है कि इजराइल हमास ईरान के चक्कर में मार्केट गिर रहा है ना। सबसे बड़ी, देखिए अमेरिका वाले हैं ना, ऐसे वो बड़े मोटी चमड़ी के हैं जी। इनको दूसरों से दुनिया भर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। Correct. अच्छा, इनको ये अंदर अंदर तो पता ही है कि लड़वाते तो हम ही हैं, तो इसलिए है ना। नहीं ना, हाँ, सही है, गजब, गलत नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, कोई भी आप विदेशी मामलों के जानकार के साथ बैठिए, लंच डिनर करिए, और अगर आप ड्रिंक लेते तो ड्रिंक करिए, वो आपको समझाएगा कि किस तरह से अमेरिका दुनिया भर में दादागिरी ऐसे फैलाता है, दो लोगों को लड़वा के। वो बंदर बांट वाला मामला है ना। तो इसलिए सिंपल सी चीज है, तो उनसे ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा फर्क अमेरिका वालों को सिर्फ अपने से पड़ता है। दे आर सो सेल्फ सेंटर्ड, है ना, कि खुद के तकलीफ आएगी ना तो उनको समझ में आता है कि तकलीफ आई, बाकी दुनिया में किसी को तकलीफ आए उनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, खुद के 4-5 सिविलियंस मर जाएंगे तो ऐसा लगेगा और हो ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। दुनिया में हजारों लाखों मरे तो उनको फर्क नहीं पड़ता। ये उनकी माइंड सेट ही वैसी है, वो वैसे ही पले बड़े हैं, है ना, कि दादा हैं हम तो हमारा को क्या। अब जो हुआ है वो इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ है, क्यों अमेरिका घट रहा है? जो सबसे बड़ा कारण है वहां पर मंदी का डर। जहां पिछले हफ्ते पावेल साहब ने कहा कि हम ब्याज दरें काटने को तैयार हैं, सितंबर में कट आ ही जाएगा, एज सून एज सितंबर 3 बार बोल दिया, तो लोगों को लगा कि मामला ठीक है। लेकिन उसके बाद से अगले 2-3 दिन तक जितने इकोनॉमिक डेटा आए, जो आर्थिक डेटा आए अमेरिका में, वो सारे के सारे मंदी की ओर इशारा कर रहे हैं। यानी कि महंगाई के भूत को काबू में लाने के लिए, महंगाई के भूत को काबू में लाने के लिए अमेरिका ने जो कुछ भी एक्शन लिया, ऊंची ब्याज दरें रखी, लिक्विडिटी कम की, उसका असर अब जाकर इकोनॉमी में आ रहा है। क्योंकि अब महंगाई तो आपकी 2.5% आ गई, 2% भी आ जाएगी शायद सितंबर तक, और उसकी वजह से आप रेट भी काटेंगे। लेकिन जो इतने लंबे समय तक ब्याज दरें ऊंची रखी, अब वो अमेरिका में मंदी की तरफ इशारा करिए। क्यों? एक तो बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, 3 साल की ऊंचाई पर बेरोजगारी की दर आ चुकी है, यानी कि अब लोगों को नई नौकरियां लग नहीं रही, बेरोजगार ज्यादा हो रहे हैं। तो अब ये जो डर है अमेरिका में मंदी का, ये अमेरिकी बाजारों को सता रहा है। तो सबसे बड़ा कारण अमेरिका में घटने का ये है कि अमेरिकी बाजार घटने का कि वहां की इकोनॉमी को लेकर वहां के लोग अब थोड़े कंफ्यूज हैं, डरे हुए हैं, निराश हैं कि और अब होगा ये। देखिए, ये देखना है, जैसे अगर ये रिसेशन के डर बढ़ते हुए दिखेंगे या ऐसे डेटा आएंगे, अब है ना, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें भी बढ़ेंगी। अब नेक्स्ट चीज, अभी क्या, अभी ये नया नया डर आया ना, तो अभी मार्केट रेसेशन के डर पे ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ समय बाद, अब वो कुछ समय का मतलब 1 हफ्ता है या 2 हफ्ता, मुझे नहीं पता, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते में बाद में इस चीज पर रिएक्ट करेंगे। अच्छा, जितना ज्यादा रेसेशन का डर उतनी ज्यादा ब्याज दरों में कटौती। अब 1 नहीं 3 होगी, इस पे खेलने लगेंगे। तो ये मार्केट रहेंगे वोलेटाइल, घटने में भी तेजी से घटेंगे और वापस बढ़ेंगे भी। तो ऐसा नहीं कि रेसेशन में जा रहे हैं, रेसेशन में जाना होता तो हम जनवरी 2023 में चले जाते। करेक्ट सर। और 1.5 साल तक आपकी ब्याज दरें ऊंची रही, नहीं गए। सो आई डोंट थिंक कि अभी इस लेवल का डर होना चाहिए है कि अमेरिका रिसेशन में जा रहा है। लेकिन लाइफ हाई के आसपास 41,000 के डाउ से इतने हाई पे हाई बनाने के बाद एक बार तो आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन बनता है। और आपको याद होगा, मैं कह भी रहा था कि जिस समय अमेरिकी बाजार एक बार रेट कट के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और वहीं पर प्रॉफिट बुकिंग आने का डर भी है, क्योंकि क्या है, तब आपके पास सारी अच्छी खबर हो जाएगी उस लेवल पर आकर एक बार। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा साइजेबल ढंग का करेक्शन आ रहा है अमेरिकी बाजारों में, जो अमेरिकी बाजारों के लिए भी हेल्दी है, दुनिया भर के लिए भी हेल्दी है। लेकिन अभी से रेसेशन सोच लेना कि रेसेशन आ गया है, मंदी आ गई है, मैं इकोनॉमी की मंदी की बात कर रहा हूँ, मार्केट की नहीं, कि ये थोड़ा सा मुझे लगता है जल्दबाजी है। वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रखना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा मंदी का डर आएगा उतना ही ज्यादा जेरेमी पावेल साहब ब्याज दरों में कटौती के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल। और मुझे याद है सर, पिछले हफ्ते आई थिंक वेडनेसडे को ही बात है, जब आपने कहा भी था कि ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, सावधान रहना है जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में सेटअप बन रहा है। एक बार देख लेते हैं क्या कहा था अनिल जी ने। मार्केट को साफ कह सके, भाई उछल मत। और अगर एक तरफा तेजी के बाद एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी अमेरिकी बाजारों में हो रही, तो कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत दे रही कि शायद टॉप बनने के, शॉर्ट टर्म टॉप बनने के संकेत भी हो सकते हैं। यू नेवर नो, 500-700 पॉइंट अगर डाउन लुढ़क भी जाए तो बड़ी बात नहीं। सो मुझे लगता है अमेरिका में एक बड़ा मुंह आने का डर है, यह संभावना है। डर से ज्यादा मैं कहूँगी संभावना है, वो किसी भी तरफ हो सकता है। तो ये बात हुई थी पिछले हफ्ते, थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए और बिल्कुल वैसा ही एक्शन होते हुए दिखा है। तो अमेरिका में तो अब तक अनिल जी जो सेटअप था
गुड न्यूज इज बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर मार्केट्स। अब बैड न्यूज हैज बिकम बैड न्यूज फॉर मार्केट्स, ये तो हम देख रहे हैं। बट एक और चीज जो 2-3 दिनों से बात, इनफैक्ट जब से बैंक ऑफ जापान ने अपने रेट्स बढ़ाए तब से एक और डर जो बाजार में आए, ये येन का जो कैरी ट्रेड होता है ये रिवर्स होगा और इसकी वजह से भी और बिकवाली आ सकती है। इनफैक्ट इसकी वजह से ज्यादा बिकवाली आप देख रहे हैं। जरा ये समझाइए, ये कैरी ट्रेड होता क्या है? ये मेरी लिस्ट में तीसरे नंबर पे अच्छा। ग्लोबल मार्केट की गिरावट है। तो पहले हमने अमेरिका की बात की, पहले मैं दूसरा टच कर लेता हूँ। वो ये है दीप कि इजराइल, हमास और ईरान, इन तीनों के बीच में जो तनाव वाली सिचुएशन चल रही है, ये सिचुएशन भारी पड़ सकती है। क्योंकि अमेरिका के रक्षा मंत्री उनके बयान भी आए कि 24 से 72 घंटे के भीतर शायद ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। अब ये अलग बात है कि इजराइल पर एक हमला और अगर ईरान की तरफ होता है तो इजराइल तो क्या है, इजराइल के तो डीएनए में ऐसे ही है, जो एक थप्पड़ मारे उसको 4 मारो। करेक्ट है ना, वो तो ऐसे ही करता तो खाया। अच्छा, कोई आंख भी दिखाए, गाली भी दे तो पहले ही उसको मार दो। तो कोई भरोसा नहीं कि ईरान जब तक करे उसके पहले इजराइल भी कर दे। यू नेवर नो। तो ये तो बड़े एग्रेसिव है, तो ये छोड़ते नहीं है जी। दुनिया भर वाले कोई भी कुछ भी कहे, अगर उनको वो खत्म करना है हमास को, तो वो लगे हुए हैं। करेक्ट। वो रशिया की तरह भी नहीं लड़ रहे हैं कि बीच बीच में जाके 2-4 बम गिरा के आगे रुक गए, लगे तब से लगे हुए हैं। सो अगर ईरान और इजराइल के बीच में तनाव बढ़ता है, ईरान अगर अटैक करता है, तो एक चीज क्लियर है कि ईरान को बहुत सपोर्ट कहीं से मिलेगा नहीं, ना गल्फ कंट्री से मिलेगा, और यूएस तो हमेशा ईरान के खिलाफ ही है। करेक्ट। सो ये चीज ईरान के लिए भी भारी पड़ेगी। अब वो करेंगे नहीं करेंगे ये देखने वाली बात है, लेकिन डर और तनाव सबको है। तो हो सकता है ये हो, अगर होगा तो नेचुरली थोड़ा टेंशन तो और बढ़ेगा। अब मजे की बात है कि एक और जहां ये डर है, उसके बावजूद कच्चा तेल $77 पर आ चुका है, जबकि कायदे से तो कच्चा तेल बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। कच्चा तेल क्यों नहीं बढ़ रहा, उसमें समझने वाली बात है। 2 रीजन है। एक, मांग घटने का डर है, अगर अमेरिका में मंदी है तो कच्चे तेल में भी मंदी है। दूसरा, भले ही ईरान अटैक करे, लेकिन अगर बाकी तेल उत्पादक देश ईरान के साथ नहीं है तो कच्चे तेल के दाम ज्यादा बढ़ नहीं सकते। एक स्पाइक भले आ जाए, बढ़ नहीं सकते। क्यों? वो बोलेंगे तुम्हें लड़ना लड़ो, हम तो अपना तेल बेचेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसका इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन लिमिटेड। तीसरा जो आपने कहा, जापान का येन कैरी ट्रेड। ये येन कैरी ट्रेड क्या होता है? जापान में करेंसी स्टेबल रहती है, ब्याज दरें 0% पे है, जितना चाहिए पैसा उधार मिलता है बिना ब्याज के। ये जापान का सिस्टम है। अब अगर आप जापान में होते तो क्या करते? जो हिंदुस्तान में करें, डिपॉजिट निकालते हैं और इक्विटी मार्केट में पैसा डालते हैं। यही कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे दुनिया भर में ऐसे हेज फंड है, वो क्या करेंगे, जापान से पैसा उधार लेके आएंगे 0% इंटरेस्ट में। जैसे हमको बुलेट ट्रेन के लिए दिया ना 100 साल का पैसा 0% इंटरेस्ट पे, वैसे ही मतलब हमें खाली प्रिंसिपल ही वापस देना है। वैसे ही बहुत सारे दुनिया भर के हेज फंड है, वो क्या करेंगे, जापान से पैसा ले लो, अब ये पैसा लेके कहीं अमेरिका में डाल दो, कहीं इंडिया में डाल दो। ठीक है। अब हुआ क्या, अचानक से जापान ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी, और वो भी 1/4%, जो बहुत ज्यादा है जापान के हिसाब से, बहुत ज्यादा है। इनके चक्कर में इनका येन 3% मजबूत हो गया। अच्छा, इधर डॉलर कमजोर हो गया। तो अब क्या हो रहा है, जिन लोगों ने ये सोच के बिना हेजिंग के ट्रेड लिया कि अरे जापान का सस्ता पैसा ना बनाओ खेलो, अब उनको पोजीशन रिवर्स करनी पड़ रही। राइट। अब उनको खरीदना पड़ रहा है येन। करेक्ट। अब उनको बेचनी पड़ रही है दूसरी करेंसी, डॉलर बेचना पड़ रहा है, दूसरी करेंसी बेचनी पड़ रही है, और जिस मार्केट में पैसा लगाया उस मार्केट में शेयर बेचने पड़ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के हो या किसी और देश के। मैंने मोटा मोटी स्टडी की है, हमारे बाजारों में जापान से करीबन 2 लाख करोड़ रुपए आए हुए, करीबन। राइट। तो उसमें भी येन कैरी ट्रेड के तो मुश्किल से अगर कोई होंगे 5, 10, 15, 25 हजार करोड़, तो इसलिए हमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हमारे यहाँ बड़ी बिकवाली नहीं होगी। राइट। लेकिन दूसरी जगह तो है ना प्रॉब्लम, वहां पे तो $750 बिलियन का ट्रेड है। अब उनमें से कितना रिवर्स होता है, कितना नहीं होता है, ये डर है। तो इसलिए जापान जो घट रहा है तेजी से, 20% घट चुका है एक महीने में। 11 जुलाई को टॉप बनाया था। हाँ, जो मंदी कोविड के वक्त आई थी ना, वो मंदी जापान में आई 11 जुलाई से। हाँ, आज हम 11 अगस्त भी नहीं पहुंचे। मुश्किल से 4 हफ्ते में, 3 से 4 हफ्ते में जापान का बाजार 21% घट गया। और जापान ही नहीं, बाकी सारे बाजार जो 11% नैस्डैक घटा हुआ है ऊपर से, तो करेक्शन में आ गया नैस्डैक, करेक्शन वाले जोन में आ गया। तो ये ग्लोबल मार्केट्स की वॉलेटिलिटी रहेगी। तो तीसरा कारण है। चौथा छोटा कारण है, बड़ा कारण नहीं, लेकिन वॉरेन बफेट साहब अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक, एप्पल में 50% स्टेक एक साथ साफ लो बेच दिया मैंने, माल खाली, वो कैश पे बैठे हम फर्स्ट क्लास। तो उन्होंने 50% एप्पल में स्टेक बेची, वो भी संकेत अच्छा नहीं। एप्पल जैसी बड़ी कंपनी पर अगर बफेट साहब को लगता है कि बहुत हो गया भाई बेचो, तो फिर थोड़ा सा, तो ये ग्लोबल मार्केट्स में कोराम के कारण है।
ऑलराइट, तो काफी सारे फैक्टर्स एक साथ आ गए, मतलब पिछले हफ्ते तक जो बात भी नहीं हो रही थी कुछ फैक्टर्स की, अनिल जी, सडनली अब वो बाजार के सेंटिमेंट को डोमिनेट कर रहे हैं। तो